नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितेश कश्यप जी और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। मतलब खुशखबरियां लेकर आए हैं, आई वुड पुट इट दैट वे। तो एंड तक बने रहिएगा। ममता बनर्जी पे मीम्स अभी तक सिर्फ बच्चे बना रहे थे, 14-15 साल की बच्चियां व्हाइट साड़ी पहन के और फनी सा चश्मा लगा के ममता स्टाइल में, बिल्कुल हुम्बा हुम्बा रंबा रंबा पब्स में चल रहा है। वो हम कई बार बात कर चुके हैं। देखिए, पर जब इतने बड़े बड़े लोग ममता पर बोलने लगे, सॉरी, ममता पर कमेंट करने लगे, तब लगता है कि वो तो नेशनल मीम मटेरियल बन गई है। लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह मार्किन करजू जी कह रहे हैं, इज देयर नॉट अ सिंगल ब्रेव मैन इन वेस्ट बंगाल विलिंग टू मैरी ममता बनर्जी। सर जी, मतलब कोई, इसको कैसे हिंदी में कैसे बोलेंगे, कि क्या कोई ऐसा पुरुष नहीं है वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी से शादी कर लेगा? कहना क्या चाहते हैं? देखिए असल में क्या है ना कि जब बिहार आप जाइएगा ना तो हमारे यहाँ इसको बोला जाता है अगुआ। ठीक है, कि जो अगुवाई करता है किसी की शादी की। तो ये अगुवाई का काम कर रहे हैं अपने काटजू जी। हालांकि इसी तरह के विवादों में रहकर इनको बड़ा मजा आता है। तो अभी शायद ममता दीदी अभी का ध्यान इधर गया नहीं है, नहीं तो काला कोट पहन के घूम रही हैं। अभी जज साहब को भी हवा दिखा देगी अभी जेल का। तो खैर, बात सही है। जिस तरह से बंगाल की जो स्थिति है, जिस तरह से बुजुर्ग लोग भी अब मीम बनाने लगे हैं और जो हरकत कर चुके हैं ममता देवी और उनके सहयोगी गुर्गे जो बोलिए, ये सारे लोग, तो अब उसका असर तो दिखने भी लगा है। बात करते हैं फाल्टा विधानसभा, जो सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा है। और वो इसलिए मैंने, आपने बोला तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज की एक ब्रेकिंग न्यूज भी है और खुशखबरी भी है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फाल्टा विधानसभा के जो अपने आप को पुष्पा कहते थे, जब अजय शर्मा जी उनके यहाँ गए थे और बोला था कि ज्यादा हीरोगिरी नहीं करना है, शांति से मतदान करवाना है, तो उस वक्त उनको लगा कि हमको हल्के में ले रहा है। तुरंत उनको लगता है पुष्पा फिल्म याद आ गई और पूरे स्टाइल में बोले झुकेगा नहीं साला। तो वो झुकेगा नहीं, तो अब झुकने का नौबत आ गया। जब 4 मई के बाद दुनिया भर का केस लद गया, तब समझ में आया कि अरे साला अब तो हम चले जाएगा। तो अब पुष्पा नहीं, अब वो कुछ और करेगा। तो कुल मिलाकर के पुष्पा झुक गया और कोर्ट पहुंच गया अपना गुहार लगाने के लिए कि भाई अब हमको अभी गिरफ्तारी ये लोग करवा सकता है, मेरे चुनाव में प्रभावित कर सकता है चुनाव को, इसलिए हमको छोड़ दो, अभी गिरफ्तारी नहीं होने दो। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन कोर्ट का जो आदेश आया है, कोर्ट ने कहा है कि 26 मई तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेगुनाह हो गया। और सवाल ये उठता है कि जब हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे जहांगीर खां पे, तो बहुत सारे जगह पे दिखा कि उस पर केस ही नहीं आता है, कहीं पर भी दिखता नहीं है कि उन पर कोई केस है। तो हम लोग भी कई जगह আমরা ঝুঁকবো গণদেবতার কাছে, কোন দিল্লির পুলিশ বা বিজেপির দালালের কাছে আমরা মাথা নত করব না। জাহাঙ্গীর খান কি ভয় পেল? জাহাঙ্গীর খান ছোটবেলা থেকেই লড়াই করে উঠে এসেছে। আমি সিঁড়িতে উঠিনি, লিফটে উঠিনি। আমি পঞ্চায়েত প্রধান 5 বছর ছিলাম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 5 বছর ছিলাম। এই রানিং 2-3 বছর আমি জেলা পরিষদ। जी, स्टेटमेंट तो यही है जहांगीर खान जी। तो इनकी इनकी हेकड़ी पूरी निकाल दिया गया है, पूरी हेकड़ी निकल गई है और शुभेंदु अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमको लगता है 26 मई के बाद जो कार्रवाई नहीं हुई है, जो बची हुई कार्रवाई है, वो होगी। हालांकि इसको बेगुनाह, अब क्या है कि विपक्ष के लोगों का कहना है कि वो तो हर चीज में अपनी जीत घोषित कर देती है ना, ये लोग, ममता बनर्जी उनके पार्टी के लोग, कि भाई देखा अब हमारी जीत हो गई, हम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, पीड़क कार्रवाई करने से रोक लगा दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब, अगर रोक लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी नहीं है, आरोपी नहीं है। वो अभी चुनाव का बहाना मारेंगे, इसलिए कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ठीक है, आप चुनाव लड़ लो, उसके बाद जो प्रशासन है वो अपना काम करेगी। पहले क्यों नहीं हुआ इन पर केस कभी? तो जो आदमी खुद ही रंगदार है, जिसका सत्ता में ही उसका रक्षक रहेगा, जब कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा, तो यही था। तो इस नकली पुष्पा का जो कोतवाल थे वो खुद ममता बनर्जी थी, तो इसलिए उनके ऊपर कौन सा
किसी बात का डर और किसकी हिम्मत है कि वो उन पर केस कर दे। तो ये इस तरह की कहानी है और 26 मई के बाद मुझे लगता है कि जो जिस तरीके की हरकत है इनकी रही है हरकत जैसी, वो उस पर कार्रवाई ज़बरदस्त होने वाली है और दिखने वाला है। और दूसरा खाली हम बात करेंगे केवल जहांगीर खान की बात नहीं करेंगे। जहांगीर खान जैसे कई अपराधी तत्व के लोग हैं, जो पूरे बंगाल में घूम रहे हैं और उसको साधने के लिए शुभेंदु सरकार के द्वारा, शुभेंदु जी की जो सरकार है बंगाल में, उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ऐसे कई ईमानदार पुलिस अधिकारी, ऑफिसर्स जो भी थे, उन सबको वापस बुलाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भैया आप आ जाओ। जिनके ऊपर जो अच्छा काम कर रहे थे, जिनको सन्टिंग पोस्ट में डाल दिया गया, उदाहरण के लिए एक दमयंती सेन है, जो आईपीएस अधिकारी रह चुकी है, 1996 बैच की हैं। तो दमयंती सेन को भी अब वापस लाया जा रहा है क्योंकि उनको माने सन्टिंग कर दिया गया था कुछ वर्ष पहले और 2012 से ही उनको सन्टिंग पोस्ट में कर दिया गया है। तो अब उनको भी लाया गया है। ऐसे ही और भी कई अधिकारी हैं, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे बंगाल के बाहर के हों, उनको बुलाया जा रहा है और अभी बंगाल को सुधारने का पूरा प्रक्रिया चलता रहेगा जब तक बंगाल सुधर नहीं जाएगा। बंगाल का मतलब जब जी, तक इनके रितेश जी गुंडे, इनके गुर्गे सुधर नहीं। रितेश जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब ये कोर्ट गए हैं ना, तो ये लिटरली इससे पहले कि इनको अरेस्ट ना कर लिया जाए, क्योंकि इनके अगेंस्ट में एफआईआर थी, तो जैसे आपने गंगा जल मूवी देखी है, जैसे एकदम कपड़े उपड़े ओढ़ हाड़ के एकदम भागा था वो, राइट? उसी स्टाइल में ये हाँ। छुप छुपा कर हुजूर बचा लीजिए हुजूर। तो अब कहाँ से पुष्पा कहाँ गायब हो गया, कौन से बिल में घुस गया? मैं तो ये जानना चाहती हूँ जहांगीर खान से, बिकॉज ये जो ये जहांगीर पुष्पा खान का है, सस्ता वर्जन था। ये पुष्पा का सस्ता वर्जन था। इससे उम्मीद क्या की जा सकती थी, जब अजय पाल शर्मा भी गए थे तो पुष्पा उस वक्त भी भागा ही हुआ था और जब भी सिंघम जा रहा था तो पुष्पा भाग ही जा रहा था। तो खैर इनकी फितरत है भागना। ये जब भीड़ में ये लोग हमला करते हैं भेड़िए की तरह, इन लोगों में क्षमता ये नहीं है कि ये लोग आकर के फ्रंट पे अपना किसी भी तरह का कबूलनामा कर सके, यहाँ हमने जो किया है वो सही किया है, सीना ठोक कर किया है। ये हमेशा से इसी तरह की इनकी प्रवृत्ति रही है। वहाँ की महिलाओं के ऊपर जाति करना, वहाँ के लोगों के ऊपर लोगों को मारना, पिटवाना, धमकी दिलाना, वोट देने से रोक देना। हिंदुओं को कभी भी मौका नहीं मिला था वोट देने का। बहुत अगर जो जा भी रहे हैं तो उनको बस धमका दिया जाता था कि गलती से भी इधर-उधर वोट करते देख लिए तो अच्छा नहीं होगा। तो ये था फाल्टा विधानसभा की स्थिति। और अब तो जो उसका क्या नाम है, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, ये पाक उनको भी नहीं पाक देखा सर जा रहा है अभी तो। जी, प्लीज बताएं, प्लीज, सॉरी। जी, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो अभी तक चुनाव के प्रचार में वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जबकि वो उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। तो आप सोच लीजिए कि कितना आतंक है अभी से ही। अगर वो सही है तो फिर डर किस बात का? सवाल तो ये भी उठता है ना। और डर ही नहीं है तो फिर आपको चुनाव में निष्पक्ष तरीके से आने में कहाँ पर आपको किस बात की घबराहट है? आखिर वो मतदाता को डरा क्यों रहा है या डराता क्यों आया है? अगर उसकी पहुंच, उसका बहुत बड़ा भौकाल है तो उस भौकाल का उपयोग करना चाहिए उसको। चुपचाप बैठे रहे शांति से, बिना डराए देख ले भैया हम जीत पाते भी हैं कि नहीं जीत पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। इनको तो अभी ये तो अभी शुरू है, हुजूर बचा लीजिए ये करते रहेंगे और अंत में इनकी अच्छी से कुटाई होने वाली है और बढ़िया से कुटाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबकी हेकड़ी, सबका जो है ना, ये जितना अपने आप को जिलेबी की तरह सीधा बोलते आए हैं, वो ये समझ में आ जाएगा कि ये कितने बड़े पुष्पा हैं। जी। इनको काफी, वैसे देखा जाए तो काफी हद तक रिलीफ मिल गई है। कोर्ट ने कहा है कि इनको इलेक्शन लड़ना है क्योंकि वहां से प्रत्याशी हैं फाल्टा के। ये प्रत्याशी हैं फाल्टा के, यही प्रत्याशी हैं फाल्टा के। मुझे जी, शौक जी, लगता है हमारे देश में ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे ऐसे लोग, मतलब इलेक्शंस लड़ते हैं। हमारे यहाँ लर्नेड लोगों की कमी नहीं है, पर वहीं पे हमारे ऐसे बुड़बक लोगों को जब हम इलेक्ट करके बिठा देते हैं, तो ये क्या पॉलिसीज बनाते होंगे, यही सोचने वाली बात है। एक लाइन जो पूरी की पूरी, असल में क्या है ना, ये ऐसे अगर बात कीजिएगा ना कि ऐसे लोगों को जो बैठा देते हैं,
इन्हीं लोगों के दम पर तो पूरे बंगाल में शासन करती आई है ममता बनर्जी। अगर उसको सरकार में बने रहना है, सत्ता में बने रहना है, तो इन्हीं गुंडों को पालना होगा। अब गुंडों को पालने के लिए एक बेहतर उपाय निकालिए, गुंडों को ही विधायक बना दो। अगर गुंडे उनके विधायक रहेंगे तो इसी बहाने ये सत्ता में बैठी रहेगी। तो ये इनको लगा कि अब हम गुंडा तंत्र ही बनाएंगे, लोकतंत्र को छोड़ दो, अब हमारा जो तंत्र है वो पूरा गुंडा तंत्र होगा। तो गुंडा तंत्र तो भाई बंगाल में नहीं चलने वाला। अब बंगाल के लोग बहुत अच्छे से समझ गए। हम लोग जब ग्राउंड पे जा रहे थे तो देख रहे थे ना, ये बातें दबी जुबान में लोग बोलते थे कि भाई हम लोग बहुत परेशान है भाई जी। अब यहाँ पे संभव नहीं है कि हम इस सरकार को और 5 साल झेल सके। कहते हैं ना कि बहुत जगह पे मैं भी चर्चा करता हूँ या और भी लोग चर्चा करते हैं, क्या बंगाल में भाजपा की जीत है या किसी और चीज की? तो मैं आपको बता दूं, बंगाल में भाजपा जीती नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी को लोगों ने इन्हीं हरकतों से हराया है। हराया नहीं है, लिटरली भगाया है। भाई अब हम तुमको नहीं झेल पाएंगे, तुम्हारे जैसी ना महिला को झेल पाएंगे, ना तुम्हारे जैसी महिला मुख्यमंत्री को झेल पाएंगे। तो बस उसी का परिणाम है कि भाजपा इतने बहुमत के साथ यहाँ पर आ गई है। और भाजपा को जो लोग जिस आशा से बैठाए हैं सत्ता में, वो दिखने भी लगा है। शुभेंदु अधिकारी अपना काम बखूबे बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं जनता को कि भाई हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। कई जगहों पे जो अभी जो तोलाबाजी, सिंडिकेट मनी, कट मनी सब बंद हो चुका है। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी कहीं पर भी इस तरह की चीजें सुनने को देखने को नहीं मिल रही है। और जैसे कोई शिकायत मिल भी रहा है तो वही पुलिस है जो जिनके हाथ पांव में चूड़ी और बिंदी लगा दिया गया था, वो पुलिस अब इनके इन्हीं गुंडों को अब ठीक करने का काम कर रही है। जी क्या बोल रहे थे? इसमें एक चीज और हुई है रितेश जी, जो आपने कट तोला और कमीशन की बात की है, सारे के सारे जो वहाँ के आईएएस आईपीएस हैं, सबको बोला गया मुझे पिछले 3 से 4 साल के जितने भी कट कमीशन तोलाबाजी हुई है उसकी लिस्ट बना के दो कि कौन-कौन इन्वॉल्व थे, किसके घर ये पैसा पहुंचा है, कौन इसका बेनिफिशियरी है, किसके कहने पे, किसके ऑर्डर पे कौन ऑफिसर इन्वॉल्व था। छोड़ने वाले नहीं है, वो बोलते हैं ना जड़ से उखाड़ के फेंक देना। वो टीएमसी को इस बार जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, चाहे टीएमसी रही हो या उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी गंदगी रहा हो। दे आर ऑन अ डीप क्लीनिंग मिशन, सिंपल। गंगा जल, वो जो मूवी थी गंगा जल, वो मुझे यहीं पर नहीं देखिए, असल में वहां जरूरत, गायत्री जी, वहां जरूरत टीएमसी को उखाड़ के फेंकने से ज्यादा वहां की जनता को राहत देने की जरूरत ज्यादा थी। अगर टीएमसी आज भी है, अगर वो असल में सारी चीजें, सारा आपराधिक गतिविधि, सारा गलत काम कनेक्टेड टू टीएमसी है, इसलिए टीएमसी को ही हटाना पड़ेगा। इसका एक लास्ट उपाय यही है। या बोलते हैं ना, कैंसर हो जाता है किसी उंगली में या हाथ में तो हाथ काटना पड़ता है, तो ये कैंसर है बंगाल के लिए, टीएमसी पूरी की पूरी कैंसर है वहां के लिए। तो ऐसे में आप टीएमसी को नहीं उखाड़ के फेंकिएगा तो नहीं समस्या का समाधान निकलेगा। तो इसीलिए टीएमसी से ज्यादा वहां के सिस्टम में बदलाव लाना बहुत जरूरत है, सिस्टम पे। जी, और कोई बात नहीं। और इसीलिए पूरा शुभेंदु अधिकारी लगे हुए पूरी उससे लगे हुए, सो मच सो। वैसे अभी अजय पाल शर्मा वहीं बैठे हुए हैं, वो गए नहीं है कि ये जहांगीर खान का पूरा मैं पैकअप करके फिर देखूंगा कि आगे क्या करना है। पहले इनको को अच्छे से 26 तारीख को लपेट दें, क्योंकि व्यूअर्स के लिए बता दूं, 26 तारीख के बाद पुष्पा का मोहर बनाएगा, उसके बाद जाएंगे वो, और ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पुष्पा का मोहर बनाने के बाद ही जाएंगे। हाँ। आज तो खैर फिर भी थोड़ी सी राहत मिल गई है उन्हें कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की राहत नहीं कहा जाएगा, वो तो देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, राहत नहीं बोलते उसको, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। वो राहत, ये टीएमसी वाले बोलते रहे राहत मिला, राहत मिला, उसके बाद फिर आहत होंगे तब बताएंगे ना वो। अभी तो राहत हुआ है, 26 मई के बाद तो आहत होंगे ना तुरंत। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, आज 18 तारीख है, 26 तारीख आने में ज्यादा दिन नहीं है, 6 दिन की राहत है, उसके बाद फिर आहत ही होंगे। यही बात है। और सबसे अच्छी बात हम लोगों को जो ये लग रही है, अच्छी खुशखबरी भी बोलेंगे, जिसमें दमयंती सेन को जो लाया गया है, और ऐसे ऑफिसर्स को बंगाल सरकार ला रही है और लाना भी चाहिए, जो सिर्फ अच्छे काम के लिए, निजी मतलब ईमानदारी से काम कर रहे थे सारे लोग। उन पर दीदी को बड़ा दुख लग जाता था। ऐसे कई महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार होता रहा।
असल में क्या है ना कि जो भी अपराधी के खिलाफ अच्छे से काम करना चाहा, उसके खिलाफ ममता बनर्जी हो गई। मतलब जहां जो अपराधी के खिलाफ, उसके खिलाफ ममता बनर्जी, क्योंकि सारे अपराधी टीएमसी के थे, सारे अपराध इनके कहने पे हो रहे थे, इसलिए उन पर गाज गिरता था। तो अब तो आपको वो सीन नहीं दिखाई देगा। अब भी बंगाल बदलेगा, बंगाल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पलटने की जो दरकार, जो एक गाना आ रहा था पलटानो दरकार, वो पलटानो दरकार का ये असली में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन को पलटना नहीं था, पूरे व्यवस्था का परिवर्तन बहुत जरूरी था। और उस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए वहां की जनता ने जिस सरकार को चुना, वो अब दिख रही है, वो दिखा भी रही है। आ रही है दमयंती सेन, अब उनको विशेष तौर पर तो SC ST और माइनॉरिटी वुमेन के मामला में उनको दिलाया जा रहा है, महिलाओं के मामले में उनको काम करना होगा। ऐसे कई चीजें हैं। अब ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग अधिकारियों को बुलाया जाएगा ताकि वो संभाल सकें बंगाल को, और शी इज अच्छे नोन टू और बी ईमानदार वेरी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। शी इज नोन टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फायर ब्रांड काइंड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, और इसी वजह से ममता को इनसे चिढ़ मचती थी, जैसा अभी आपने बताया। और इनको लाया बेसिकली इसलिए गया कि SC STs पे जितनी भी एट्रोसिटीज हुई हैं, और स्पेशली उनकी महिलाओं के ऊपर, उसके जी। ऊपर अब एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। इनको उसी पर्पस के लिए लाया गया है। पर देखिए, वेस्ट बंगाल अपने आप में इतना गौरवशाली प्रदेश रहा, पर इलेक्शन लड़वाने के लिए 3 लाख के सेंट्रल फोर्सेस को लाना पड़ा, 180 IPS ऑफिसर्स को लाना पड़ा, मतलब रफली 180 सेंट्रल ऑफिसर्स को लेकर आना पड़ा। मतलब एक इतनी चौड़ी लंबी लिस्ट थी कि यहाँ पे इन्होंने क्या घमासान मचा के रखा हुआ था। अभी एक और न्यूज आ रही है, जब आप और मैं बात कर रहे हैं रितेश जी, कैश फॉर जॉब स्कैम्स में वहां के पूर्व चेयरमैन पंचराय से पूछताछ शुरू हो चुकी है। पूर्व चेयरमैन। अब बढ़िया बात यह है कि एक पूर्व और भी थे जो राज्यसभा जाके बैठे हैं, राजीव कुमार। सबसे पहले यहाँ के IPS ऑफिसर्स को उठाना चाहिए। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का देना नहीं चाहिए, क्योंकि हर महीने पेंशन मिलेगी फिर इन लोगों को मुफ्त की। बिल्कुल पूरी जिंदगी कमाया, उसके बाद पेंशन भी लेंगे, छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो ऐसी तैसी हुई है, उसके लिए यहाँ का पूरा पुलिस महकमा जिम्मेदार है। और एक लाइन से इन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय इनको दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब्स। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं रितेश जी, IPS एसोसिएशन है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। आप भी जानते हैं इन चीजों को, राइट? यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, ये स्टोरी में ये लोग चलते हैं। और हो क्या रहा था, उसी चक्कर में पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में सारे IPS एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। कट कमीशन तोलाबाजी पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा था एक्सेप्ट फॉर दिस स्टेट। ठीक है, लड़कियों की ट्रैफिकिंग ऐसी हो रही थी कि जिसका कोई लिमिट नहीं था। ड्रग, कैटल, काउ, अब सब कुछ ही था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वैसी वैसी चीजें यहाँ पे हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है ना। घसीट कर लेकर आओ इन लोगों को। इन लोगों का एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि और स्टेट में ममता जैसा कोई खड़ा ना हो पाए, या वहां की DGP या DSP जो भी लोग इन्वॉल्व थे, वैसा दोबारा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। भयभीन हो ही ना प्रीत, मैं अपने शो में कई बार कहती हूँ, जब तक थोड़ा बहुत हेवी हैंडेडनेस नहीं दिखाएगा स्टेट, तब तक नहीं होगा ये। और बुलडोजर एक्शन कितना चलेगा जब सरकारी अफसर एक घूसखोर है? कितना होगा? देखिए, एक ऐसी बात है ना, इस मामले में मैं कई जगहों पे मैं देखा हूँ, और कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को मैं जानता भी हूँ, मिलता भी हूँ, और कभी कभार मैं उनकी समस्याओं को भी समझने का प्रयास करता हूँ। तो मैं एक्चुअली नाम तो ले नहीं सकता हूँ कि भाई किसकी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई जगहों पे मैंने देखा है। झारखंड की बात करिए या बिहार की बात कीजिए, कभी कभार ना सरकारी अधिकारियों पर जो ऊपर जो गलत शासक बैठ जाता है ना, उनकी मजबूरी होती है, या तो आप संटिंग पोस्ट पे चले जाओ, या फिर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, उनको जो व्यवस्था चाहिए उनकी व्यवस्था उनको पहुंचाओ। और अगर आप नहीं हो उस व्यवस्था में, या उस तरह के व्यक्ति नहीं हो, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। और एक होता है ना कि अगर आप संटिंग पोस्ट में चले जाते हैं, आप अगर ममता दीदी की बात नहीं मानते हैं और आपको संटिंग पोस्ट में भेज दिया जाता है 4-5 वर्षों तक, तो उसके अंदर को तोड़ने का प्रयास होता है, उनके उनके नेचर को तोड़ने का प्रयास होता है कि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम आपको यहाँ भेज देंगे। और धीरे धीरे जो उस व्यवस्था के साथ
आदी बन जाता है और वो उसी व्यवस्था में सोचता है कि भाई ठीक है, हम अब क्या करेंगे, ममता दीदी अगर ये डिमांड कर रही है तो वो हम पूरा फुलफिल करते हैं, या फलना हमारा शासक है वो डिमांड कर रहा है तो हम फुलफिल करते हैं, हमको सर्वाइव करना है। तो क्या होता है ना कि ऑफिसर भी वहां पर सिर्फ सर्वाइवल स्टेज पे आ जाते हैं कि मुझे सर्वाइव करना है। तो पुलिस अधिकारियों, वही पुलिस अधिकारी आज भी है। देखिए, मोदी जी के शासनकाल में कई आईएएस आईपीएस जो भ्रष्टाचारियों के साथ थे, आज भी वही आईएएस आईपीएस है, लेकिन आज उनका नेचर बदल गया, आज फिर सारा व्यवस्था बदल गया। तो कहने का मतलब शासक जैसा होता है वैसी हमारी व्यवस्था नीचे तक उतर जाती है। तो हम अगर अच्छा शासक रखते हैं, चुनते हैं, तो ये नीचे तक हमारा वो चीज फॉलो होगा। अभी देखिएगा, बहुत सारे पुलिस को हम लोग गालियां देते हैं। आप देखिए, जिस दिन शासन बदला था उस दिन कई सारे पुलिस वालों का वीडियो आया था जिसमें वो लोग नाच रहे थे। तो पता है वहां पर बहुत दयनीय स्थिति रहती है। आप अगर चोरी नहीं भी करना चाहते हैं तो आपका मजबूरी है कि आपको कुछ हद तक तो कट ऊपर पहुंचाना है। अब आप ईमानदार हो सकते हैं लेकिन आपके ऊपर वाले ईमानदार होने भी तो चाहिए। तो जी। स्थिति ऐसी रहती है। जी। वाह! वेस्ट बंगाल से थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश की तरफ आती हूँ क्योंकि सबने इंस्पिरेशन एक ही जगह से ली है एंड दैट इज़ योगी बाबा क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया जो पूरे भारत में फ़ॉलो हो रहा है और उस एग्ज़ाम्पल के सबसे बड़े भुक्तभोगी और सबसे स्टार्टिंग कैजुअलिटी थी अखिलेश यादव। कल जी। लखनऊ में जहाँ पे लॉयर्स का चेंबर होता है, वो इल्लीगल जगह पे और नालों के ऊपर बना हुआ था। उसके ऊपर बुलडोज़र चल गया। पुलिस आई, काफ़ी कवायद हुई, काफ़ी लड़ाई-झगड़ा हुआ रात में। एक वकील साहब ऐसे थे तो चढ़ गए थे टेबल के ऊपर कि मैं सुसाइड कर लूँगा पंखे में अपने आप को लटका के। आज अखिलेश यादव जी उनके साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। जी। तो जहां भी अपराध होगा, जहां भी गलत होगा, वहां अखिलेश यादव का समर्थन तो होगा ही होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अखिलेश यादव अभी कोई डकैत बोलेगा कि हमको योगी बाबा मार रहे हैं तो ये बोलेंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो तुरंत डकैतों का समूह लेकर के वो बैठक कर लेंगे। अभी योगी जी अगर दीवार तोड़ रहे हैं या किसी का अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं तो भाई वो ऐसा तो नहीं कि पहले नोटिस नहीं दिए होंगे, और वो वकील हैं, उनको कानून का जानकारी है, वो जाकर के इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों करने गए? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि हम, और अभी तक योगी जी पे क्या क्या प्रयास किया जा रहा था, ये मुसलमानों के घर तोड़ते हैं, ये अपराधियों के घर, अपराधी वही हिंदू अपराधी होगा उसको छोड़ देते हैं, और जो भी मुसलमान होता है उसको टारगेट करते हैं। तो ये नैरेटिव पहले सेट करने का प्रयास हुआ। अब ये खुद पहले हिंदू बनते फिर रहे हैं। अभी तक इनको ब्राह्मण को गाली देते नजर नहीं आ रहे थे। दुनिया भर के इनके सारे नेता हैं वो अब माफी मांगते नजर आ रहे हैं। अब अचानक से इनको लगा कि चलो अब वकीलों को साध लेते हैं, तो वकील गलत कर रहे हैं तो गलत कर भैया, तो ऐसे तो नहीं टूटा। वकील के पास बुद्धि नहीं है क्या, वो जाकर के केस कर दे योगी जी पे जब मेरा लीगल घर टूटा है तो ये अखिलेश यादव का शरण में क्यों चले गए? तो सिंपल सी बात है, आप उनके तस्वीरों को मैंने भी देखा है, उस तस्वीरों में आपको दिख जाएगा कि पूरा का सारे के सारे मैक्सिमम लोगों ने लाल टोपी लगा रखी है। तो लाल टोपी लगा रखी है मतलब क्या है, वो उनकी सदस्यता ले लिए है। अब सदस्यता जब ले ही लिए हैं तब फिर उनसे क्या उम्मीद की जाएगी? भैया तुम अखिलेश यादव के कहने पे अब अखिलेश यादव अगर आ जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो इनको ये बोलेंगे क्या कि तुम अवैध कंस्ट्रक्शन करो? ये भी घोषणा कर देना चाहिए कि हम सारे वकीलों को, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे वकीलों को अवैध कंस्ट्रक्शन की छूट दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इधर इस तरह की ये हरकत बात जितने भी चोर डकैत लुटेरे हैं सबका साथ इन्हीं ये अखिलेश यादव जी आपको दिख जाएंगे कुछ दिन में। इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये बार-बार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना भाई बनाने की कोशिश करते हैं। उधर योगी जी बोलते हैं कि भई जिसका मन हो साथ में आओ, हम तो वो करेंगे जो सही है। अब देखिए ना, सो मच सो कि योगी जी के साथ मौलाना चल पड़े हैं। अभी आज ही उनका एक बयान आया है योगी जी का कि सड़क पर नमाज नहीं, शरीयत में भी यही नियम है। और मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी इनके साथ सुर में ताल मिला लिए कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक्चुअली में अगर आप सऊदी अरेबिया या मुस्लिम देशों की बात करें रितेश जी, सारी जगह यही है, आप सड़क के ऊपर नमाज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ अखिलेश यादव है, जो जिसको भी थोड़ी-सी भी डाँट पड़ती है, चाहे चोर, डकैत, रेपिस्ट, मर्डरर, एक्सटॉर्शनिस्ट, डॉन, माफिया, ट्रैफिकर कुछ भी हो, जिसको सबका योगी जी रहबर पानी बन जाते हैं। सबके जब उनसे सबसे वो बोलते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उनसे जाके हाथ हम्म मिलाने लग जाते हैं। और एक योगी जी हैं जिन्होंने अपना कद इतना बुलंद कर लिया है
कि उनके साथ उनके दुश्मन भी आ जाकर खड़े होने के और उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई, मौलाना शहाबुद्दीन हमारे सगे थोड़ी ना है और बीजेपी आश्चर्य के। की बात क्या है, और आश्चर्य की बात यह है गायत्री जी, जब चुनाव में रिजल्ट आता है तो इन्हें लगता है कि वोट चोरी हो गई। भैया ये सब चीजें जनता भी देख रही है, ये जनता देख रही है कि भाई तुम किसके साथ खड़े हो और किस चीज को तुम मोटिवेट कर रहे हो। इलीगल कंस्ट्रक्शन को तुम बढ़ावा देना चाह रहे हो, तो जब इलीगल कंस्ट्रक्शन, चाहे वो कोई भी हो भाई, वकील साहब का ही क्यों ना हो। अभी एक सम्राट चौधरी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि अब जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ देना है। तो तोड़ने से पहले उन्होंने एक मिसाल पेश किया, एक उदाहरण पेश किया। उनका जो जमीन, उनका जो खुद का घर है, अपना मकान, उसका सीढ़ी निकल रहा था सरकारी जमीन पर, उन्होंने सबसे पहले बुला करके अपनी सीढ़ी तोड़वा दी। अब वो तो खुद मुख्यमंत्री है ना, तो आप खुद से जब शुरू करते हैं तभी तो आप एग्जाम्पल सेट करते हो। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक आरोप लगता रहा है, ये एंटी मुसलमान है, एंटी मुसलमान है। तो एंटी मुसलमान, तो तुम प्रो मुसलमान बन करके ये दिखाना चाह रहे हो कि हम मुसलमान के अपराधी तत्व भी रहेगा, अपराधी भी रहेगा, रेपिस्ट भी रहेगा, डकैत भी रहेगा, तो हम तुम्हारे साथ हैं। बस तुम योगी के खिलाफ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाई जितने लोग योगी के खिलाफ हैं उनकी सूची जनता निकाल लेती है और उसके बाद देखती है कि भाई हमको शांति कहाँ मिलने वाला है, तो वो चले जाते हैं योगी जी की तरफ। बाद में ये हल्ला करते रहते हैं कि वोट चोरी हो गया। कल्पना कीजिए, कभी चुनाव चोरी हो जाता है, कभी कुछ चोरी हो जाता है इनका। जी रितेश जी, अब तो मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि भाई हमें तो योगी जैसा मॉडल चाहिए। बोलती है रात को हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं या मस्जिद जाती हैं या कहीं पर भी जाती हैं तो बहुत सेफली लौट कर आती हैं। और ये बात सिर्फ बंगाल उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रही है, ये बात अब वेस्ट बंगाल में भी बोलना शुरू कर दिया है कि इस गवर्नमेंट के आने से हम अब घर से बाहर निकल पा रहे हैं, वी फील मच मोर सेफ। ममता तो दीदी तो ऐसा साफ साफ कह चुकी थी कि 8 बजे के बाद क्यों निकलती हो तुम लोग। तो वो तो बोल बहुत सी गई। मुस्लिम उसका बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने विरोध भी किया था, क्योंकि सारी महिलाएं तो ऐसी नहीं है ना कि वो घर पे थी। बहुत कई में एक एक अच्छा खासा वर्ग है जो वर्किंग क्लास का है, वहां पर भी मुस्लिम्स में भी। जी, थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।